हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में बहुत हेल्प करने वाला है। उसको शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दिया है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था और हम कैसे अकाउंट को सेटल करते हैं, किस सीक्वेंस में सेटल करते हैं ये बताया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए जरूर देखिए, आपको इस वीडियो में हेल्प मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकाउंट के बारे में जो फर्म को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब मैंने आपको बताया कि यानी हम अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। और जब हम अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं या हम भूल जाएं हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, भूल जाएं कि हम 12th के स्टूडेंट हैं, हम सिंपल सी बात है, हम एक बिजनेस चला रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं बाजार में और अब मुझे वो दुकान बंद करनी है। और जब मैं वो दुकान बंद करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं सारे एसेट्स छोड़ के भाग जाऊंगा? नहीं ना, मेरी दुकान में बहुत कुछ एसेट्स है, मेरा स्टॉक है। सपोज करो मैं जूते का काम करता हूँ, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, तो मेरे पास इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है, उसको मैं बेचूंगा। मैं बैठता हूँ, वो फर्नीचर है, ग्राहक बैठते हैं, वो फर्नीचर रखा हुआ है, एसी है, कूलर है, क्या सब छोड़ के भाग जाऊंगा? नहीं, मैं उनको बेचूंगा, उनसे पैसा लूंगा बेच के। फिर क्या मैं अपनी लायबिलिटी छोड़ के भाग जाऊंगा? मेरे बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, मैंने बैंक से छोटा सा लोन ले रखा है, मेरा सप्लायर को पैसा मुझको देना है, तो क्या मैं उनको छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा? नहीं सर, मैं उनको पेमेंट करूंगा और पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा है वो अपनी जेब में रख के मैं अपने बिजनेस को बंद कर दूंगा। यकीन मानिए यही चीज़ हम पार्टनरशिप में भी करते हैं। जब भी हम अपने बिजनेस को ख़त्म करेंगे, या मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म क्लोज करेंगे, वहाँ पर भी हमें यही करना है। हमें अपने एसेट्स को बेचना है, उनसे हमें पैसा मिलेगा, उनसे हमें जितनी बाहर हमारे उधार हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, बैंक लोन हो, बिल्स पेबल हो, वो सारे चुकाने हैं। और चुकाने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर को उनके रेशियो में बांट देना है। बस यही डिसोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। इसलिए जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, एसेट्स बेचना, लायबिलिटी पे करना, इन सबको करने के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट जरूर बनाना है। एक अकाउंट बनाना है जिसके अंदर हम अपने एसेट्स को रिकवर करेंगे, रिकवरी अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं। और उसी अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्ट करना। तो हम अपने एसेट्स से, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, उनको बेचकर हमें पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उसी को रियलाइजेशन बोल रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब हम जितने भी एसेट को, सिंपल सा स्टेप है, एसेट्स और लायबिलिटी को खत्म करना। उसे खत्म करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जा रहा है, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, ठीक, सिंपल सी बात। कैसे बनाते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे एसेट्स, मैं सारे एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। जितने भी हमारे एसेट्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं या जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारे एसेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे, मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं बहुत सिंपल कर दूंगा आपके लिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब देखिए एसेट्स को ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। पहली बात, कौन से एसेट ट्रांसफर करेंगे? जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ फर्नीचर। तो क्या बताओ, क्या हम फर्नीचर को बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल बेच सकते हैं। अच्छा ये बताओ फर्नीचर है क्या? सर एसेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, मैं एग्जांपल फर्नीचर का ले रहा हूँ, हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है? सर इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है ना। तो आप लिख सकते हैं बैलेंस बीडी। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी अमाउंट मान लेते हैं 10,000 फॉर एग्जांपल, हमारे फर्नीचर 10,000 के हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन फर्नीचर को ख़त्म करना है, अपना बिजनेस बंद करना है। क्योंकि फर्नीचर को ख़त्म करना है यानी इसका अकाउंट क्लोज करना है, ठीक। और अकाउंट क्लोज करने का मतलब मुझे इसका बैलेंस जीरो करना है, यानी मुझे यहाँ पे एक ऐसी फिगर चाहिए जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे इसे क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैं जितना भी इसका पैसा है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा?
रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने बताया ना, हम एक अकाउंट बना रहे हैं रियलाइजेशन, इसका केवल काम ये है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचने का काम इसको हमने दे दिया है। तो मैं ये जितना भी फर्नीचर है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आप देखेंगे दोनों तरफ 10,000 है, यानी कि हमारा फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, अब क्लोज हो गया। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो एक बात देखो जरा, आपको पता है फर्नीचर क्या होते हैं, सिर्फ फर्नीचर एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स डेबिट में आते हैं। अगर मैं एसेट्स को क्लोज कर रहा हूं तो एसेट्स कहाँ आएंगे, क्रेडिट में आएंगे। हम लिखेंगे टू फर्नीचर। अब डेबिट किसको करा जाए, डेबिट किया जाए रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री का मतलब है कि हमने अपने एसेट्स को क्लोज कर दिया है और कहाँ बेच दिया है, एक ऐसे अकाउंट में बेच दिया है जहां पर इनका ट्रीटमेंट होगा, इनको बेचा जाएगा। इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू फर्नीचर, सिंपल। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट से एसेट्स को यहां पर ट्रांसफर करना है, किसके लिए, रियलाइज करने के लिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और फर्नीचर, एक और एसेट्स ले लेते हैं, स्टॉक। वही वाली बात, स्टॉक भी हमारे एसेट्स हैं, स्टॉक एसेट्स हैं, तो स्टॉक का मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये है, एसेट्स में डेबिट में आएगा। अब इस अकाउंट को भी मुझे क्लोज करना है क्योंकि मैं अपनी फर्म बंद कर रहा हूँ। अब फर्म बंद कर रहा हूँ तो इसको भी मैं क्या करूँगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज कर दूंगा। और एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या बनेगी सर, वही वाली बात है, क्योंकि हम एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं तो हमारा एसेट्स क्रेडिट साइड में आएगा सर, टू स्टॉक अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए स्टॉक भी हम लोग एसेट्स में, इसलिए इसको यहाँ पर ट्रांसफर करें। अब कितने भी एसेट्स हो, मैं रिपीट कर दूं, चाहे स्टॉक हो, चाहे फर्नीचर मैंने बताया, मशीनरी हो, डेटर्स हो, चाहे हमारी इवन गुडविल क्यों ना हो, मैंने बताया ना, वो सारे एसेट्स जिनकी रिकवरी हो सकती है, जिनसे पैसा मिल सकता है, वो सारे ट्रांसफर करने हैं। अब गुडविल से पैसा कैसे मिल सकता है भाई, देखिए गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब नाम है। आज मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ या अपना फर्म बंद कर रहा हूँ, मेरी फर्म का प्रॉपर्ली एक नाम है, तो एक आदमी बोलता है भैया मुझे अपनी तुम ये ज़मीन बेच दो और अपना नाम भी बेच दो। मान लीजिए मेरी शॉप का नाम ABC लिमिटेड है और बाजार में काफ़ी नाम था उसका, तो वो ABC लिमिटेड के नाम से मैंने उसको दुकान बेच दी, तो यानी मैंने अपनी गुडविल भी बेच दी। गुडविल भी हम बेच सकते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे एसेट्स, जो सारे एसेट्स जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी यहाँ पर आते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे होते हैं। तो मैं कितने लंबे लिखवाऊंगा, बड़ा खासा लिखवाता रहूँगा, रात हो जाएगी। आपको बस इतना याद कर लेना है कि वो सभी जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो एक बेटर तरीका मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी रियलाइज नहीं करा सकते, जिसको हमें कॉपी नहीं करना। इस बात को बहुत ध्यान से लिखना। अगर वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे ना आप लोग, तो अब ध्यान से देख लो कि कौन कौन से एसेट्स को नहीं ट्रांसफर करना। सिंपल तरीका ये है, ये याद कर लो, बाकी सारे ट्रांसफर करने हैं। देखो सर, सबसे पहले तो साक्षात हमारा कैश। क्या कैश को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश को बेच सकते हैं, कैश तो ऑलरेडी कैश है सर। बैंक, इन्हें कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। लॉजिक वही है, क्योंकि ये क्या रिकवर नहीं हो सकते, ये बेच नहीं सकते इनको, है ना। एक और आप बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। आप तो काफ़ी टाइम से पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि एसेट साइड में प्रॉफिट और लॉस का मतलब डेबिट यानी कि लॉस होता है। क्या लॉस को आप रिकवर कर सकते हो? नहीं ना। इसलिए प्रॉफिट और लॉस कभी भी दिया हो तो भी नहीं। तो एक और चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आपको याद है, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। इसको भी हम कैश में कन्वर्ट यानी बेच नहीं सकते। तो मैं तुम्हें एक निचोड़ दे दिया है बेटा, ये चार चीज़ें छोड़कर सारे एसेट्स यहाँ पर आएंगे, बिकॉज हम सभी एसेट्स को बेच सकते हैं, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, वो सारे यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, चलिए, तो बात हो गई एसेट्स की। अब बात आती है लायबिलिटीज़ की। हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्वार्थी नहीं बनेंगे। हम पहले बाहर का उधार चुकाएंगे बेटा, पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। इसलिए प्लीज़ अगर कहीं आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा हमेशा केवल आउटसाइड लायबिलिटीज़ ही आती हैं, यानी बाहर की लायबिलिटीज़ ही आती हैं। आउटसाइड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि लायबिलिटी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं।
देखिए हम सब जानते हैं लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आती है। मान लीजिए हमारी एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्योंकि लायबिलिटी है तो कहाँ आएगा इसका ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट साइड में आएगा। मान लीजिए 5000 की हमारी एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स नाम की, ठीक। अब हमारे जो क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं तो हमें क्योंकि अब इसको क्लोज करना है, इसको कहाँ बेसिस से खत्म करना है, हमारी फर्म बंद हो रही है तो हम अपनी लायबिलिटी लेके थोड़ा बैठेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर वही वाली बात, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो यही क्रेडिटर्स कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो गई क्लोज। मगर सर क्रेडिट किसको करा जाए? तो वही वाली बात, क्योंकि हम लोग इन सभी चीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहीं इसका सारा ट्रीटमेंट होगा। तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि जितनी भी लायबिलिटी है उसको आप रियलाइजेशन में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो आप यहाँ लिख दोगे बाय, मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स। ऐसी जितनी भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी हैं, जैसे मान लीजिए बिल्स पेबल है, ये भी देखो बाहर की लायबिलिटी है ना। हम फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है, बाहर की, इंटरनल लायबिलिटी नहीं। इंटरनल कौन सी है मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। बिल्स पेबल हो गए, बैंक का लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, ये सब हमारे आउटसाइड लायबिलिटी हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज़ का पैसा है हमको देना है ना। ये सब बाहर की लायबिलिटीज़ है, इन सबको ट्रांसफ़र करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं करने, वहीं मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करनी है। मेरी इस बात को बहुत ध्यान समझना सर। वो सभी लायबिलिटीज जो इंटरनल लायबिलिटी है, यानी बाहर का उधार नहीं है, पार्टनर्स का है, वो सब ट्रांसफर नहीं करना। जैसे कि सबसे पहले कैपिटल, आपको कैपिटल कभी भी यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल अंदर की लायबिलिटी है, अपने घर की लायबिलिटी है, इसको बाद में चुकाया जाएगा, पहले बाहर के लोगों को पेमेंट किया जाएगा, ठीक। कैपिटल के अलावा कोई भी रिजर्व्स अगर आपको दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखे हैं, इनका भी ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन का आगे हम बताएंगे, कुछ अलग आता है, बताऊंगा आपको, ये नहीं उतारना बेटा। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर दे रखा है, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट बोलते हैं लायबिलिटीज़ में। अब प्रॉफिट तो अपने यहाँ है बेटा, इसको हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको जब सीक्वेंस बताया था तो मैंने क्या बताया था, पहले बाहर की लायबिलिटी चुकानी है, बाद में घर की बात करेंगे, कुछ बचेगा तो इसलिए इसको भी हम पे नहीं करेंगे, यानी कि हम उसको रिलायजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बेटा ना। इसके अलावा कोई भी पार्टनर का अगर लोन है, पार्टनर्स लोन, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, पार्टनर का लोन बाद में चुकाया जाता है, पहले बाहर के लोगों को चुकाया जाता है। तो पार्टनर का कोई लोन दे रखा है तो नहीं आएगा, लेकिन अगर पार्टनर के रिलेटिव का लोन दे रखा है, उसकी वाइफ का, उसके पापा का, भाई का, किसी का भी, तो जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए उसकी वाइफ का लोन है तो बाय मिसेज, मान लीजिए ए है, मिसेज एज लोन, वो जरूर आएगा क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक। तो हम क्या बना रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, हम लोग बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बना रहे हैं सर? इसका उद्देश्य है जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है, जिसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाया गया। हमने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र किए, कैसे यहाँ पे डेबिट किए हुए मैंने आपको समझाया, सारी लायबिलिटी ट्रांसफ़र करी है, और अब शुरू होगा इनको बेचने और पेमेंट करना, ठीक है। इसे लिखने के बाद अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है बेटा। अब हम बारी बारी सारे एसेट्स को बेचेंगे, कैसे बेचेंगे वो क्वेश्चन में बता रखा होगा, और लायबिलिटी को पे करेंगे, कैसे पे करेंगे ये भी क्वेश्चन में बता रखा होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो ही तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझाता हूँ। बस मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि ये दोनों चीज़ें ध्यान से लिख लीजिए, ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी, अभी तक नहीं लिखी तो मैं रफ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से लिख लेना है बेटा, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, इसमें रियलाइज़ करूँ से पहले एक बात और बता दूँ आपको, हाँ प्लीज़ एक बात और बता दूँ, फिर हम इसको एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं, लायबिलिटी को पे करना शुरू करते हैं।
कुछ प्रोविजंस और रिजर्व्स होते हैं वो बैलेंस शीट में या रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं। कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर डेटर्स दे रखे हैं बेटा 20,000 के, और हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपये, तो बाहर दे रखा है 19,000। तो ध्यान रखना डेटर्स की वैल्यू कितनी है 20,000। जब हम डेटर्स लिखेंगे तो 20,000 के ही लिखेंगे, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये क्या है, हमारी लायबिलिटीज है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपये जो हमारा है ये आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है, क्योंकि प्रोविजंस क्या है, लायबिलिटीज हैं। मैं बता दूं हर वो एसेट्स जो जिसके रिजर्व या प्रोविजन दे रखे हैं आपको, वो हमेशा आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं। और 12th के लेवल पे आपको 2-3 ही है, मैं एग्जांपल दे दूँ। देखो जैसे कि डेटर्स, अगर हमारे पास डेटर्स हैं तो उसके लिए क्या दे रखा होगा, प्रोविज़न फॉर डीडी, आपको हमेशा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो हमें दिया होता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ये नॉर्मली 2 आपको बोर्ड में गिवन होते हैं, यानी 12th में गिवन है। फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो अगर आपके पास कभी भी फिक्स एसेट्स दे रखा है तो आपको गिवन होता है प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन। ये बहुत कम गिवन होगा, आपको बहुत कम मिलेगा, सैम्पल पेपर्स में जाके लास्ट में एक आध में मिल जाए, तो आपको याद रखना है। तो मैं आपको समरी बता रहा हूँ। समरी ये है कि जिस भी एसेट्स के प्रोविज़न दे रखे हैं वो हमेशा यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। जैसे प्रोविज़न फॉर डीडी है, IFR है, या प्रोविज़न फॉर डेप है, ये सब लायबिलिटीज़ हैं, इसलिए लायबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक। चलिए अब आइए हम सारे एसेट्स को बेचते हैं। कैसे बेचते हैं फटाफट से देखते हैं बेटा। चलो इसको तो कोई बात नहीं से लिखे रहने दीजिए। देखिए अगर मैं एसेट्स को बेचने की बात करता हूँ तो जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, तो मैं क्या एंट्री करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, एसेट्स को बेचने का मतलब कैश डेबिट हो गया। क्योंकि मैं एसेट्स बेच रहा हूँ तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन सर आपने तो एसेट्स का अकाउंट ही क्लोज कर दिया। देखो हमने एसेट्स का अकाउंट क्लोज किया था, कहाँ कर दिया था, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्योंकि एसेट्स क्लोज हो चुके हैं, इसका मतलब है कि हम एसेट्स तो अब लिख ही नहीं सकते सर, क्योंकि एसेट्स तो अब है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब दिमाग में एक बात डाल लो, सिंपल सी बात, कि जब भी एसेट्स बेचोगे, कोई भी एसेट्स अगर आप बेचोगे तो आप हमेशा एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट कैरिड होगा किस नाम से, कैश के नाम से, बाय कैश अकाउंट। और जो भी एसेट्स बेचोगे, आप बिल्डिंग बेचोगे तब भी एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। आप फर्नीचर बेचोगे कैश टू रियलाइजेशन, स्टॉक बेचोगे कैश टू रियलाइजेशन, क्योंकि स्टॉक बिल्डिंग तो अब है ही नहीं, हमने अकाउंट क्लोज कर दिए। तो जो भी चीज़ बेची जाएगी किसके नाम से आएगी, रियलाइजेशन से। मान लीजिए मैं सारे एसेट्स बेच रहा हूँ तो हम कॉमन लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। आप फर्नीचर बेच रहे हो तो निंदा लिख दोगे फर्नीचर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपका फर्नीचर मान लीजिए 10,000 का है और आप उसको कितने में भी बेच रहे हैं, आपको उससे मान लीजिए 12 में बेच रहे हैं, तो आपको उससे मतलब नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको बेचते जाओ, लास्ट में देख लेंगे कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो सारे एसेट्स हम लोग यहाँ पे बेचेंगे बेटा। जो भी क्वेश्चन हमें बोलता जा रहा है, फर्नीचर बेच रहे हैं, मान लीजिए हम स्टॉक बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, वही कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने स्टॉक बेच दिया, मान लीजिए हमारा स्टॉक था 50,000 का और मार्केट में उसको 45 का बेच रहे हैं, तो हमने 45 का बेच दिया, कोई इशू नहीं है हमारे साथ, ठीक। तो सारे एसेट्स हम इसी तरह से यहाँ पे बेच देंगे। एसेट्स को कैश से बेच सकते हैं, या कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर एसेट्स को ले लेता है। एक पार्टनर है, उसने कहा चलो ऐसा है, ये सपोज करो ये मशीनरी रखी है, मैं ले जाता हूँ, मैं भी अपना नया बिजनेस खोल लूँगा। तो अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो बस एंट्री क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक बात तो आपने पक्का सीख ली बेटा
कि रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो रहा है हमेशा, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट होने का मतलब क्या है, हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक, तो आपने क्या कहा, मान लो कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले लेता है, मान लो ए एसेट्स को ले रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में बता दीजिए क्या ले रहा है, वो मशीनरी ले रहा है। अब कितने में भी ले रहा हो, मान लीजिए हमारी मशीन की वैल्यू 1 लाख है, तो ये कह रहा है चलो मैं इसको 90,000 में ले रहा हूँ, तो आपको ये नहीं देखना है कि 10 का नुकसान हो रहा है। आपने कहा 90,000 में ले रहा है, 90,000 में ले रहा है। तो इस तरह से हम अपने सारे एसेट्स को बेचते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, मैं मजाक में बच्चों को बोलता हूँ कि हमने दुकान लगा दी। हमने एक दुकान लगा दी किसकी, एसेट्स की, कि भैया ये सारे एसेट्स हमारे पास बेचने के हैं और ये सारी लायबिलिटी हमारे पास पे करने की है। हम बारी बारी सारे एसेट्स को कैरिड में बेच रहे हैं, या तो कैश से बेच रहे हैं या पार्टनर ले रहा है। ठीक, मान लीजिए बी है, बी बोलता है चलो ऐसा है मैं ये इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, तो आप सिंपल लिखते हो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बता देते हो क्या ले रहा है, वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हमारे थे 20,000 के और बी कह रहा है इसकी मार्केट वैल्यू 25 है, चलो मैं 25 में ले लेता हूँ, तो 25,000 में वो इन्वेस्टमेंट ले लेगा। ठीक, इस तरह से हम अपने सारे एसेट्स को क्वेश्चन के हिसाब से रियलाइज कर देते हैं। अब आती है लायबिलिटी के पेमेंट की बारी। हम अपनी लायबिलिटी को पे करते हैं बेटा। लायबिलिटी को पे करने की अगर हम बात करें तो भी देखो यही होगा, अगर मैं लायबिलिटी को पे करूँ तो मेरे पास से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, लेकिन डेबिट किसको करूं सर, मान लो मैं क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा हूं तो क्रेडिटर को डेबिट करूं, नहीं सर वही वाली बात, क्योंकि क्रेडिटर को तो मैं पहले खत्म कर चुका हूं, इसलिए यहां पर हम वही अकाउंट लेंगे, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो अकाउंट में ना आप किसी भी चीज़ को बहुत सारे एंगल से समझ सकते हो। देखो खर्चे कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं। अब क्रेडिटर्स को पे करना हमारा खर्चा हो गया, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आ रहा है। इनकम कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड में आती हैं। सर हम जब एसेट्स को बेच रहे हैं तो हमारी इनकम हो रही है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ आ गया, क्रेडिट में आ गया। तो ये आप डिपेंड करता है बेटा आपका कि आप किस लॉजिक से बात को समझते हैं। चलिए, तो लायबिलिटी को पेमेंट करने की एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन डेबिट हो गया। तो सर यहाँ पे जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको सबको यहाँ पे बेटा पे किया जाता है। आप लिखते हैं टू कैश अकाउंट। मान लीजिए हमें अपने क्रेडिटर है, हमारे क्रेडिटर थे मान लीजिए 30,000 के और उनको हम 24,000 पे कर रहे हैं, तो आप सिंपल लिखेंगे टू कैश क्रेडिटर्स 24,000। आपको नहीं मतलब हम ऐसे फ़ायदे में है नुकसान में। आपने कहा हमारा बिल्स पेबल थे 5,000 के और बिल्स पेबल को हम लोग 5 में ही पे कर रहे हैं आपकी बार, तो आपने कहा बिल्स पेबल 5,000। इस तरह सारी लायबिलिटी को हम पे कर देंगे। जिस तरह एसेट्स को कभी कभी पार्टनर ले लेते हैं, इसी तरह कभी कभी पार्टनर लायबिलिटी का भी पेमेंट कर देते हैं। समझ करो यहाँ पे मिसेस ए लोन था, तो ए बोलता है चलो अपनी वाइफ का लोन मैं चुका दूंगा। तो जब ए अपनी वाइफ का लोन चुकाएगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट होगा ही होगा, खर्चा है बेटा। और टू इज कैपिटल अकाउंट, आपका कैश की जगह क्या हो जाएगा सर, एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मिसेस एज लोन। मान लीजिए वो लोन था 10,000 का, तो उसने कहा भी मैं 10,000 में पे कर दूंगा, तो 10,000 में पे कर दूंगा। तो इस तरह से हम अपनी सारी लायबिलिटीज़ को धीरे धीरे पे करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, फिर हम खत्म करने वाले हैं आज की क्लास को बेटा। देखिए जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये चेक करना होता है कि कोई लायबिलिटी बची तो नहीं है। एसेट्स अगर बच गए, मान लीजिए हमारे पास 10 एसेट्स थे तो क्वेश्चन में केवल 9 एसेट्स को बेचने के बारे में बोल रहा है, तो आप 9 ही बेचेंगे, 10वां नहीं बेचेंगे, क्वेश्चन नहीं कह रहा तो। लेकिन अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है, मान लीजिए आपके पास 10 लायबिलिटी हैं और वो 8 को पे करने के बारे में कह रहा है, तो 2 लायबिलिटी आपको अपने पास से कैश या बैंक से पे करनी होंगी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब जितनी की वो ऑलरेडी बुक में है उतनी की आपको पे करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी आपको जरूर भी, ये बात आप टेंशन मत लो, ये बात में आगे अभी हम क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको सब कॉन्सेप्ट ध्यान से समझाऊंगा। अभी आज भी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे सब,
कि कोई एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, कभी कभी ऐसा भी होगा हमारा एसेट्स रिकॉर्डेड नहीं था, रिकॉर्डेड का मतलब हमारी बैलेंस शीट में नहीं था, हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन बाद में आ गया, तो आप उसको यहीं पे बेचेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक टाइपराइटर है 5,000 का, वो अनरिकॉर्डेड है, अब उसे बेच रहे हैं, तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपये। ऐसी कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, पहले रिकॉर्ड में नहीं थी लेकिन अब आ गई है, तो भी हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो समरी में फटाफट से आपको बता दूँ, समरी क्या है, सारे एसेट ट्रांसफर करते हैं। कौन से एसेट? जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं करते? सर कैश, बैंक, प्रॉफिट और लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बिकॉज इन सबको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते? सर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, इंटरनल को नहीं, यानी कि कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर का लोन, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर नहीं होती, बाकी सारे ट्रांसफर होते हैं। सारे एसेट्स को यहाँ पे रियलाइज किया जाता है, बेचा जाता है, लाइबिलिटी को पे किया जाता है, और लास्ट में कोई और भी खर्चा हो, मान लो कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मान लीजिए कोई आ जाते हैं। तो ये सब करने के बाद अब आपका अकाउंट तैयार है बेटा, और आपको वही करना है जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आपके सामने दो साइड्स हैं, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड, और डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंस साइड। वही कॉन्सेप्ट है, अगर इनकम ज़्यादा हुई है, एसेट्स को बेच के इनकम ज़्यादा हुई है, खर्चे कम हुए हैं, तो हमारा प्रॉफिट होता है बेटा, और हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हम सभी पार्टनर्स, यहाँ पर सभी पार्टनर्स को देते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, उन दोनों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। अगर हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, यानी कि खर्चा ज़्यादा हुआ है, इनकम कम हुई है, उस केस में वो लॉस होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कोई भी अगर है, इफ एनी, अगर कोई लॉस है तो बेटा वो लॉस भी दोनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का, ध्यान से देखेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया तो चलेगा बेटा, बिकॉज अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और बेटर तरीके से देख पाएंगे। समरी मैंने समझा दिया बेटा, हमें क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। सारे का मतलब मैं बता चुका हूँ कौन कौन से, फिर उनको बेचना है, पे करना है, और लास्ट में देखना है कितना पैसा बचा। फ़ायदा है तो पार्टनर्स बांट लेंगे, और नुकसान है तो पार्टनर्स को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बेटा। मैं ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस के साथ जनरल एंट्रीज के संग आपको और जल्दी मिलूंगा बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। मैं ग्रेजुएशन के और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है बेटा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।